तो जब स्किन की इन्फ्लेमेशन होती है जो कि किसी भी कारण से हो सकती है, दे कैन बी अ नंबर ऑफ रीजंस कि एक्जिमा क्यों होता है, तो उस ब्रॉड स्किन एलर्जी को एक नाम दिया गया है एक्जिमा। सबसे कॉमन अगर हम एक्जिमा जिसको कहते हैं वो है जो बच्चों में होता है, बचपन से, चाइल्डहुड से, इसको एटोपिक एक्जिमा या एटोपिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम कुछ चीज़ों को जो कि एनवायरनमेंट में है, पॉल्यूटेंट्स हैं, स्मोक है, या कई बारी कोई पॉलन्स ही किसी को रिएक्ट करते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम उनको फौरन बॉडी समझ के उनके अगेंस्ट रिएक्ट करता है। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत। सबसे पहले गुजारिश, सेहतनामा को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ और टॉपिक्स पर हम एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ बात करें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और आज बात एक्जिमा पर। डॉक्टर कवीना पुरी, डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से। एक्जिमा, सबसे पहले तो बताइए है क्या? अगर मैं कॉमन लैंग्वेज में बताऊं तो एक्जिमा एक तरह की स्किन एलर्जी है। हमारे लैंग्वेज में एक्जिमा एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है विच मीन्स स्किन इन्फ्लेमेशन। तो जब स्किन की इन्फ्लेमेशन होती है जो कि किसी भी कारण से हो सकती है, दे कैन बी अ नंबर ऑफ रीजंस कि एक्जिमा क्यों होता है, तो उस ब्रॉड स्किन एलर्जी को एक नाम दिया गया है एक्जिमा। तो होता क्यों है अब ये? अब देखिए, एक्जिमा की जैसे मैंने बताया कि ये ब्रॉड टर्म है, तो उसके कारण भी बहुत सारे हैं। सबसे कॉमन अगर हम एक्जिमा जिसको कहते हैं वो है जो बच्चों में होता है, बचपन से, चाइल्डहुड से, वो एक तरह का एक्जिमा है जिसको एटोपिक एक्जिमा या एटोपिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं, जिसमें ज़्यादातर जेनेटिकली बच्चे की फैमिली की हिस्ट्री होती है कि उनकी फैमिली में किसी को या तो स्किन की एलर्जी रही हो, या किसी को छींकें आती हो, डस्ट से एलर्जी है, नेज़ल एलर्जी है, अस्थमा है। तो जेनेटिकली बच्चे में कुछ जीन्स आते हैं जिससे कि वो बच्चा एलर्जी को प्रोन हो जाता है, और फिर उनके स्किन पे ड्राई स्किन, इची, खारिश होना, रैश हो जाना, रेडनेस होना, कभी कभी स्वेलिंग हो जाती है और खारिश कर कर के उस पर इन्फेक्शन भी हो जाती है। तो ये सारी जेनेटिकली वाली एटोपिक एक्जिमा है जो बचपन में होता है। ज़्यादातर बचपन में होने वाला एक्जिमा जेनेटिक कॉज है। आपने पूछा कारण क्या है, फिर कुछ कारण हैं जो कि एनवायरमेंटल हैं, कि हमारा इम्यून सिस्टम कुछ चीज़ों को जो कि एनवायरनमेंट में हैं, जैसे डस्ट है, पॉल्यूशन आजकल बहुत ज़्यादा है, पॉल्यूटेंट्स हैं, स्मोक है, या कई बारी कोई पॉलन्स ही किसी को रिएक्ट करते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम उनको फ़ौरन बॉडी समझ के उनके अगेंस्ट रिएक्ट करता है, स्किन उसके अगेंस्ट रिएक्ट कर जाती है। तो एनवायरमेंटल कॉजेज़ बहुत हैं एक्जिमा के, वो भी एक कारण है। अगर किसी कारण से हमारा स्किन का बैरियर ठीक नहीं है, हमारा स्किन बैरियर फंक्शन ठीक नहीं है, मे बी क्योंकि हमने स्किन की केयर नहीं की, हमारा स्किन बहुत ड्राई है, वैसे भी ड्राई हो सकता है, किसी को थायराइड है या वैसे ही ड्राई स्किन है, तो उस ड्राई स्किन पे बैरियर ख़राब होने के कारण वो बाहर के एलर्जेंस को, जो कि नॉर्मली डस्ट को या कॉकरोच, डस्ट माइट है, कॉकरोच माइट्स हैं घर में, कॉकरोच डैंडर है, उन चीज़ों को स्किन ज़्यादा रिएक्ट करने लग जाती है बिकॉज उसका बैरियर ठीक नहीं है, तो वहाँ पे भी एक्जिमा डेवलप हो जाता है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स, हार्श प्रोडक्ट्स, चाहे वो फेस पे हो चाहे हाथ पे, अगर हम एक्सेसिवली हैंड वॉश कर रहे हैं, कोविड के दिनों में बहुत ज़्यादा सैनिटाइजर्स का ट्रेंड चला था, तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वॉशिंग, एक्सेसिव अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स, उस ड्राइनेस के कारण बहुत लोगों को हैंड एक्जिमा हुआ। तो कुछ एक्जिमा स्पेसिफिकली कुछ पर्टिकुलर एजेंट से भी हो सकता है, जैसे किसी को लेदर से एलर्जी है तो उससे उनके पैरों में लेदर की स्लीपर से एक्जिमा हो जाता है। एक एक्जिमा और होता है विच इज़ सेबोरिक डर्मेटाइटिस, जो डैंड्रफ स्कैल्प में होने के कारण हमारे ऑयली एरियाज़ जो बॉडी के होते हैं, फोरहेड, आईब्रोज के पास, नोज़, चेस्ट, इन एरियाज़ में रैश हो जाना, एलर्जी, एक्जिमा हो जाना, वो भी एक तरह का एक्जिमा है। तो एक्जिमा के बहुत सारे फॉर्म्स हैं
पर ब्रॉडली आप कह सकते हैं कि जो भी स्किन पे एलर्जी, इरिटेशन, इचीनेस, ड्राईनेस, ये सारा एक रैश के वे में जब आ जाता है तो उसको एक्जिमा बोलते हैं। मतलब सिम्टम्स फिर यही हैं? सिम्टम्स ज़्यादातर यही होते हैं। अगर आपने उसको केयर नहीं किया एक्जिमा की और आपने उसको स्क्रैच कर दिया, रब कर दिया, उस पे वीपिंग एक्जिमा हो जाता है, उसमें से पानी निकल सकता है, उस पे इन्फेक्शन हो सकती है, तो वो सिम्टम्स फिर थोड़े से उस वक़्त आपको थोड़ा ज़्यादा ट्रीटमेंट करना पड़ता है। बट ज़्यादातर ड्राई स्किन, इरिटेटेड, इची, लाल हो जाना, थोड़ी स्वेलिंग आ जाना, ये एक्जिमा के सिम्टम्स और ये हैं। बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है? Yes, any part of the body can be affected, right from face to feet, बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, बिल्कुल। तो अब इसका ट्रीटमेंट? अब एक्जिमा में ट्रीटमेंट तो चलिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बट इसका ट्रीटमेंट शुरू स्किन केयर से ही होता है ना? उसके बाद साथ में ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारा स्किन केयर में है कि वी हैव टू बी वेरी जेंटल विद आवर स्किन। जिनको भी एलर्जीज़ होती हैं, जो छोटे बच्चे ख़ारिश से इतने तंग रहते हैं, परेशान रहते हैं, यहाँ तक कि बच्चों की साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी, जब छोटे बच्चे को सारा टाइम अगर ख़ारिश रहेगी तो उनकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में भी फ़र्क पड़ सकता है। तो ट्रीटमेंट शुरू होता है बेसिक्स से कि उनका स्किन केयर इतना जेंटल होना चाहिए कि सबसे पहली चीज़ क्लेंज़र, एक तो शॉर्ट बाथ्स देने हैं, लंबे लंबे बाथ्स नहीं देने, हॉट बाथ नहीं देने, कोसा पानी हो अगर ठंड है, या नॉर्मल टैप वाटर इज़ सफिशेंट। क्लेंजर्स बहुत ही जेंटल चाहिए हमें, हार्श सोप नहीं यूज़ करने। मॉइस्चराइज सेवरल टाइम्स अ डे, 3 से 4 बार। जिन लोगों को एलर्जिक टेंडेंसीज होती है उनको कम से कम 2 बारी, किसी को ज़्यादा ड्राई है स्किन तो 3 से 4 बारी भी आप मॉइस्चराइज कर सकते हैं। फिर मॉइस्चराइजिंग आती है, एंड देन कम्स कि अगर हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो आपके डॉक्टर आपको कुछ ट्यूब्स बताएंगे, जो आपका जितना एरिया अफेक्टेड है आपको उस पर वो ट्यूब्स लगानी है, उससे आराम आ जाता है। ज़रूरत पड़ने पर कई बार ख़ारिश के लिए हमें एंटी एलर्जिक्स भी देनी पड़ती हैं, उससे भी फ़र्क पड़ता है। और किसी का अगर बहुत सीवियर एक्जिमा है, बचपन से ही उनको चाइल्डहुड एक्जिमा है, तो कई बारी हमें कुछ स्ट्रॉन्ग मेडिसिन्स, जिनको इम्यून सप्रेसेंट्स बोलते हैं, वो भी ऐड करने पड़ सकते हैं। यानी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। obviously। आपकी सिम्टम्स के हिसाब से आप उन्हें ट्रीट करते हैं। हाँ जी, हाँ तो जी। क्या कुछ ऐसा तरीका भी है कि हम प्रिवेंट कर सके, बच सके, एक्जिमा से बचा भी जा सकता है? अब देखिए, अगर जेनेटिकली प्रोन है तो फिर बचने का सिर्फ यही तरीका है कि आप जितनी स्किन केयर करेंगे, बिकॉज एक वेल मॉइस्चराइज्ड, अच्छा आपको मॉइस्चराइजर्स भी बहुत स्पेशल ढूंढने हैं। एक नॉर्मल मॉइस्चराइज़र शायद एक एलर्जी प्रोन या एक्जिमा प्रोन इंसान को नहीं प्रोटेक्शन दे पाएगा। सो यू नीड सम बेटर मॉइस्चराइजर्स, और वो मॉइस्चराइजर्स में खास कुछ लिपिड्स, सेरामाइड्स, ये सब एक्स्ट्रा डले होते हैं जो स्किन बैरियर को इम्प्रूव करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे हमारे अपने कुछ पेशेंट्स जो रेगुलरली बहुत अच्छे थिक वाले, स्पेशली फॉर एक्जिमा अलग से रेंज आती है मॉइस्चराइजर्स की, मार्केट में अवेलेबल होती हैं फॉर एलर्जिक स्किन, फॉर एटोपिक स्किन, फॉर एक्सट्रीमली ड्राई स्किन। तो ये अगर आप रेगुलरली दिन में 2 से 3 बारी लगाते हैं तो डेफिनेटली फ्लेयर अप्स से तो आप बच सकते हैं। पर फिर भी अगर जेनेटिक टेंडेंसी स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज ये इंटरनली भी ट्रिगर्ड है, तो कई बारी अगर आपको रैश होती है तो आपके डॉक्टर की बताई हुई ट्यूब लगाने से वो आराम आ जाता है। तो कितना वक्त लग जाता है इसको क्योर ठीक होने में, अगर इलाज कराया जाता है तो एक्जिमा का? देखिए, एक्जिमा को हम मेडिसिन से भी मेंटेन कर सकते हैं कि हम नियर नॉर्मल स्किन रख सकते हैं, पर क्योंकि ये इंटरनली ट्रिगर्ड है तो कई बारी फ्लेयर अप्स फ्यूचर में हो सकते हैं, बार बार हो सकता है? हो सकते हैं। उसके लिए आपको स्किन केयर ही करना ज़रूरी है। पर हाँ, जिस वक्त आपको एक्जिमा हुआ है उस वक्त अगर आप ट्रीटमेंट लेते हो तो आपको 10 दिन 15 दिन, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी एक्जिमा की सिवियरिटी क्या है, आप उसको फ़ायदा मिल सकता है। डाइट और न्यूट्रिशन का भी इसमें रोल है। अगर आपकी डाइट में
ओमेगा 3s अच्छे हैं, आपकी स्किन के हिसाब से एक एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट है। पानी, हाइड्रेशन फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका 8 से 10 ग्लास अगर पानी सफिशिएंट है, तो इन सब चीज़ों से आपके फ्लेयर अप्स को हम थोड़ा-सा कंपैरेटिवली रोक सकते हैं। तो ये जो अभी इस वक्त बहुत सारे पेशेंट, बहुत सारे क्योंकि कमेंट्स आ रहे थे, उस हिसाब से मैं कह रही हूँ शायद बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, ऐसा क्यों है? देखिए एक्जिमा पहली बात कंटेजियस तो नहीं है, ये छूने एक से दूसरे नहीं से तो होता? ना नहीं, एक दूसरे से नहीं फैलता। ज़्यादा आजकल इसलिए है क्योंकि आजकल एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स और एलर्जेंस बहुत ज़्यादा है। आप देखिए हर चीज़ में इतने ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स यूज़ हो रहे हैं। इवन जो हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स में अगर परफ्यूम्स ज़्यादा डले हुए हैं, तो इवन परफ्यूम्स भी आपको स्किन को किसी किसी की स्किन को इरिटेट कर सकते हैं। जिनको एक्जिमा है उनको सारे ही प्रोडक्ट्स अपने प्रेफरेबली परफ्यूम फ्री हो, आर्टिफिशियल चीज़ें, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस ना डली हो, कोई नेचुरल डली है तो ठीक है। तो क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, आप देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी है, जो स्मोक भी है, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ की है, चाहे वो व्हीकल्स की है, ओवरऑल हमारा एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। और ये सारे इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स ही इनफैक्ट काफ़ी हद तक एक्जिमा को बढ़ा सकते हैं। जिन लोगों को पॉलन से होता है, उनको आप देखिए सीज़नल फ्लेयर अप्स होते हैं कि जिस वक़्त आपके पेड़-पौधों के पॉलन्स चेंज होते हैं, मौसम बदलता है, उनको बदल जाता है, उनको एक्जिमा उनका बढ़ जाता है। और कुछ छोटी चीज़ें भी जो हमारे डेली रूटीन में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि जिनको एलर्जीज़ हैं, उनको कपड़े भी, उनके क्लोथिंग भी प्रेफरेबली लूज़ कॉटन की होनी चाहिए। अगर आप सिंथेटिक ज़्यादा पहनते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी अगर आप पहन रहे हो, या कोई भी आपने टाइट, कितने लोगों को घड़ियों के नीचे, रिंग्स के नीचे, वहाँ भी एलर्जी हो जाती है। दैट इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट एक्जिमा, है ना? जी। पर्स्पिरेशन ज़्यादा है, मौसम ड्राई है, ह्यूमिड है, दोनों ही एग्रवेट करेंगे। एक ड्राई मौसम भी स्किन को ड्राई करके एक्जिमा को बढ़ाएगा, और अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत स्वेटिंग आ रही है, वो स्वेट भी आपके इरिटेटेड स्किन को और इरिटेट करेगा। तो हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत चेंज हुए हैं, तो इसके कारण भी शायद एक्जिमा के चांसेस पहले से ज़्यादा बढ़ गए हैं। अच्छा, अब जाते-जाते एक्जिमा के जो पेशेंट हैं, जिन्हें है, हाँ। वो घर पे किन बातों का उन्हें ख़्याल रखना चाहिए? स्किन का कैसे ख़ास ख़्याल रख सकते हैं? सबसे पहला, आपने लंबे शावर्स नहीं लेने, शॉर्ट शावर्स लेने हैं। मॉइस्चराइजिंग 2 से 3 बार, बहुत थिक अच्छे मॉइस्चराइज़र से जिनमें शिया बटर या ऐसी कुछ अच्छी चीज़ें डली हों, ये आपने यूज़ करने हैं। तीसरी चीज़, आप अपना प्रेफरेबली स्किन केयर रूटीन बहुत सिंपल रखिए। बहुत ज़्यादा नए-नए केमिकल्स, आजकल शौक है लोगों को, नई एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स, एएचएज़, बीएचएज़, प्रेफरेबली डॉक्टर से पूछ के कि आपकी स्किन टाइप पे क्या सूट करता है। बहुत सारी नई चीज़ें ट्राई करने से भी आपकी स्किन इरिटेट हो सकती है। प्रोडक्ट्स ध्यान से लें, क्लोथिंग लूज़ पहननी है, कॉटन पहननी है, और अपनी डाइट एंटीऑक्सीडेंट रिच, और पानी ज़्यादा पीना है।